प्यारे दोस्तों, डरावनी कहानियों के पिटारे से एक और डरावनी कहानी आप सभी के सामने है। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं, एक सच है। इस कहानी को सुनकर डर आपको अपने आगोश में ले लेगा। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चुड़ैल चुड़ैल क्या होती हैं? बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, ये उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाएं। वो तो उस अलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों के चढ़चढ़ाने की आवाज़ हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और ये रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे पर थी। बिल्कुल सुनसान, अनजानी सी हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाज़ शून्य थी। फिर हम यहाँ पहुँचे कैसे? हुआ यूँ कि मैं और मेरे दो दोस्त हरीश और गुलमोहर को हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20-30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चला, सारी नींद खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आ चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज़ क्यों होता है? चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ है। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे। देखा इंजन गर्म हो चुका है, बोनट से धुआं बाहर आ रहा है। हरीश ने कहा, रुको, मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडी करो गाड़ी को। हरीश की आवाज़ बैठी हुई और भर्राई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज़ बैठी हुई भर्राई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज़ सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर गुल्लू कुछ काँप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। इतने में पेट्रोल से हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। पूस की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। मैंने पूछा, गुल्लू, कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्ट पर चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई भी नहीं जा रहा है वहाँ से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा, बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है? हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज़ से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ दी। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मार कर रुक गई। गुल्लू बोला, अब क्या हुआ? चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है? पेट्रोल ख़त्म। ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं। इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर गाड़ी लाना, ऐसे ही ले आया। हरीश अपनी बैठी हुई भर्राई सी आवाज़ में बोला, अरे देर हो रही थी, इसलिए जैसी थी वैसी ही ले आया। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है, जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी ही निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे,
हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बातें भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और मैं सब समझ गया कि ज़रूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था। भगवान की तस्वीर रख दी थी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वहीं पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, फिर हम 3 दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात और, काफ़ी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे। लगभग 4 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर अलाव जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फ़ी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो चुकी थी। करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठी की और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वही थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई दीवार थी। उसका दरवाज़ा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा था। दीवार पर वही की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना ज़रा। गुल्लू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 ब ब। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा था, गुल्लू बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी। ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियाँ जोड़ ली थी जलाने के लिए। इससे आग काफ़ी तेज़ थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा, चलो पूछता हूँ, चुड़ैल चुड़ैल क्या होती हैं, बता सकता है तुम में से कोई, क्या होती हैं ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ, उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में, मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज़ में लगा सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता, ये चुड़ैल पैदा होती हैं या बाद में बनती हैं? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दीपावली की 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, थोड़ी नुकीली लंबी सी होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ छाई रहती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती हैं, स्त्री पुरुष कोई भी। ये किसी की भी आवाज़ निकाल कर तुम्हें बहला सकती हैं। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तुम्हारे किसी चहेते की आवाज़ इस तरह निकाल कर पुकारती हैं कि जैसी वो किसी मुसीबत में हो, और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती हैं और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती हैं। इतने में गुल्लू बोला कि डायन भी तो यही करती हैं, पुरुषों को अपने वश में करती हैं, तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ हैं? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसे बताया कि मरने के बाद बनती हैं, पर डायन जो होती हैं वो एक जिंदा स्त्री होती हैं। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती हैं। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी तुमने।
क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को ख़त्म नहीं किया जा सकता है? मैंने पूछा। गुल्लू बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दें तो चुड़ैल की शक्ति ख़त्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा, नालेबा का। दादी माँ ऐसे बताती थी। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या बला है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा, ये कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ। गुल्लू बोला, कहीं तुम श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो इसके उलट है। उलट? वो कैसे? मैंने पूछा। हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले के आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दों को 2 हिस्सों में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने बताया था अभी। बस इसलिए इनकी खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहाँ से बाहर ना आए। यदि कोई उन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर न चला जाए। और क्या उसका खाना ख़त्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। हरीश बोला, एक साथ इतने प्रश्न, सबका जवाब देता हूँ। जब भी खाना ख़त्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ भेड़ बकरियाँ बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वो वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती थी क्या? हरीश बोला, हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो रात में ही बाहर आती हैं। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा, फिर क्या ज़रूरत आ गई? गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही है गांव। बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहाँ रुके नहीं, ये लिखना ज़रूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? मैंने उत्सुकतावश पूछा। हरीश ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती हैं ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती हैं, कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती हैं? गुल्लू ने हरीश को बीच में रोकते हुए पूछा। हरीश कुछ कहता, मैं तपाक से बोला, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं। बहुत ज़्यादा देर तक वह ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने हरीश को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य जन के लिए था जो चुड़ैल नहीं होती थी, उनको वहाँ दफनाया जाता था। हरीश बोला। गुल्लू बोला, वो सुनकर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? हरीश बोला, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती। जब तक वो मिल नहीं जाता कुछ खाती पीती भी नहीं थी। पूरा दिन घर में काम करती थी, शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेली ही सारा काम करती थी।
फिर भी उसके घर वाले उसे ताना मारा करते थे। वो कुछ न कहती थी, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती थी। वो बहुत परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका, उसी से अपने सुख दुख की बतला लेती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छिप चुका था। भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों से कूदकर भाग गई। वो भोली के पीछे पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई। वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नज़र नाले बा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, पर वो बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल पड़े थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होंठों से आवाज़ लगाई, भोली भोली, और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। बिखरे हुए बाल थे उसके, चारों ओर खून बह रहा था। वो वहाँ ज़मीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज़ गूंज रही थी। वो स्त्री उसको देखकर बहुत ज़्यादा सहम गई थी। उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे। वो डर से थर थर काँप रही थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज़ दी, भोली भोली। उसकी आवाज़ सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली महिला ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए उसकी ओर अपना पूरा सर घुमा दिया। अब वो उस स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथों में थी भोली, जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को ज़ोर से धक्का दिया। वो स्त्री दूर जाकर ज़ोर से ज़मीन पर गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जैसे ही उस स्त्री को इसका आभास हुआ, उसने भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग दी और अब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि अब कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी। गांव में भी प्रवेश कर सकती थी, क्योंकि उसे अब पूरा शरीर मिल चुका था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। आलम यह था, जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती आवाज़ लगाती, जो भी पुरुष दरवाज़ा खोलता उसको साथ लेकर हवा बन गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी। फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश की और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था। और वो उपाय था कि सबने अपने दरवाजे पर लाल स्याही से लिख दिया था, नालेबा, अर्थात कल आना। ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ पाती तो वापस चली जाती, और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा लिखा पाती और वापस चली जाती। इस तरह ये क्रम चलता रहा और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा। वो डरे सहमे से रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना हो तो वो नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया और वो गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है और वो चुड़ैल भी अभी भी है। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ चुका है। वो आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वो अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब वह चुड़ैल सिर्फ एक कब्रिस्तान या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर वो सुनसान रातों में भटकती रहती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। वो किसी स्त्री या किसी पुरुष का जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ जानवर भेड़ बकरियाँ नहीं खाती, बल्कि अब वो इंसानों को खाती है। कहते हैं वो खंडर हो चुका गांव, कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया। फिर भी कोई भी वाहन वहाँ से नहीं गुजरता, क्योंकि वहाँ पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नज़दीक उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा। हमारा शरीर काँप रहा था। तभी मेरी नज़र अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने वाला था। फिर भी मैंने अपने साथियों से कहा कि ये अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियाँ लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपश लें। हरीश ने कहा, मुझे मालूम है लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया, वहीं उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे। पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने उसके पीछे गया। मैं भी उनके साथ हो लिया।
हरीश थोड़ा तेज तेज चल रहा था। वो हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वो दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियाँ लेने, तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, अब पढ़ो, हम इसके काफ़ी नज़दीक हैं, अब समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया, जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। उसे पढ़ते ही गुल्लू की ज़ुबान जैसे हलक में अटक गई हो। ऐसा लगा वो कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें? वो घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा। और मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वो पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गांव मिला था वहाँ भी दरवाज़ों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियाँ बनी हुई थी। फिर मुझे ये समझने में ज़रा भी देर न लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साए में हम बुरी तरह से फंस चुके हैं और वो चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बचकर जाने नहीं देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज़ देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस चुके हैं। और ये कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हरीश शायद लकड़ियाँ ढूंढने आगे निकल चुका था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम पर चिल्ला रहा है कि क्या यार, तुम मुझे वहाँ कहाँ अकेला छोड़ आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। वहीं पीछे ही पेट्रोल पंप दिख गया था मुझे, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। फिर तुम वहाँ मुझे अकेला छोड़कर चले आए। हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफज़दा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। कब से पैदल चल रहा हूँ। एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नज़दीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया कि इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया है कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उससे बाईपास पर जाने से मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं मरना वहाँ जाकर। ये कहकर उसने बाईपास के पास छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद कर दिया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना क्या? हम स्तब्ध से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज़ लगाता हुआ हमारी ओर आया, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ियाँ ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियाँ लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर थर काँप रहे थे, हमारे साथ दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इधर भी हरीश, उधर भी हरीश, कौन सही कौन गलत, हम किस माया जाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियाँ लिए हुए हरीश हमारे नज़दीक आया तो उसकी नज़र हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियाँ ज़मीन पर गिर गई और एक तेज़ हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियाँ और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें समझने में ज़रा भी देर न लगी, ये तो वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वो हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा की ओर भागे। फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वो बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर ख़त्म हो सकता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहाँ से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। ये कार्य बहुत कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहाँ हमने उस महिला की लाश को देखा। वो लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर छोटा सा कंकाल है, वो निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही वो चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमले करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास कर रहे थे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुँचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वो हमें लगातार परेशान कर रहे थे और हमें ये काम नहीं करने दे रहे थे।
फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए। गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वो सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से सभी चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। अब बचना हमारे लिए और भी मुश्किल लगने लगा था। हम सबको काफ़ी चोटें आ चुकी थी, हम लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहाँ से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी, परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले ही हो चुके थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे और हम उन चुड़ैलों का भोजन बन जाएं। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पीछे शीशे पर अक्षरों की उन्हीं आकृतियों को बना दिया जिनका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहाँ से भाग निकले। चुड़ैलें हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा। वो वहीं रुक गई और हम वहाँ से सही सलामत वापस अपने घर पहुँच गए। तो प्यारे दोस्तों, कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।